बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लाइव डॉक्टर शाहिद मसूद के साथ मैं हूं सुमेरा सलीम। ताज़ी फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर साहब ने अपने सरकारी दौरा उर्दन के दौरान शाह अब्दुल्ला दोइम से मुलाकात की, जहां दिफाई ताउन बढ़ाने पर गुफ्तगू की गई। और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए सऊदी अरब में मौजूद हैं। दूसरी जानब इस्तंबुल में पाक अफगान मुज़ाकरात तीसरे दौर में दाखिल हो गए, लेकिन ताहाल तालिबान किसी भी किस्म का तहरीरी मुआहदा करने से गुरेज कर रहे हैं। इसके अलावा भी दीगर मौज़ूआत पर आज हम गुफ्तगू करेंगे। स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर शाहिद मसूद। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। जी आपको डॉक्टर साहब, पाकिस्तान और अफगान तालिबान के दरमियान इस्तंबुल में जारी मुज़ाकरात में ताहाल कोई खातिर ख्वाह पेशकश नहीं हो सकी है और अफगान तालिबान की जानिब से तहरीरी वादों से भी गुरेज किया जा रहा है। पेशरफ्त हुई है, सही पेशरफ्त हो रही है सही, और इसमें इन मुज़ाकरात का जारी रहना ही इस बात की अलामत है कि पेशरफ्त हुई है सही और हो रही है जी। और यकीनन अहम बात यह है कि तहरीरी मुआहदा एक तय पा जाए जिस पे फरीकैन जो हैं वो फिर अमल करें, तो इनका जारी रहना ही। और आज वहाँ से जो तालिबान के जो तर्जुमान हैं उनके ज़बील मुजाहिद साहब, उन्होंने कहा है कि पेशरफ्त हो रही है। मतलब उनका कहना ये पेशरफ्त हो रही है। पाकिस्तान की तरफ से जो है वो बात ये कही जा रही है कि ये बुनियादी शराइत जो हैं, बुनियादी शराइत तो वही है ना कि दहशत गर्दी के लिए जगह इस्तेमाल नहीं होगी और बाकी सारे मामला। तो उन्होंने कहा है कि पेशरफ्त हो रही है। पाकिस्तान की तरफ से कहा जा रहा है कि पेशरफ्त हो तो रही है, लेकिन असल शराइत जो है वो अपनी जगह पे बुनियादी जो नुकात हैं वो उन पे पाकिस्तान चाह रहा है कि वो तहरीरी शक्ल में हो जाए। तो मेरा ख्याल है कि ये बात आगे मुस्बत अंदाज में बढ़ेगी और मेरी दुआ भी है कि इसमें ये हमारे पड़ोसी हैं और बड़ा एक ज़बरदस्त ताल्लुक़ है अफ़गानिस्तान से। पख्तून अफ़गान सारे हमारे दिलों में बसते हैं, तो ये मामला जो है ये इनका जारी रहना ही इस बात की दलील है कि ये मामला आगे बढ़ेंगे। ज़ाहिर है कि पाकिस्तान के उसमें ख़दशात हैं, बहुत से उनके भी इशूज़ हैं कि भी तिजारत रुकी हुई है और सारा ट्रेड रूट्स रुकी हैं, और ये पाकिस्तान के भी ख़दशात हैं। और पाकिस्तान का एक ही ख़दशा है बुनियादी तौर पे कि दहशत गर्दी और डिस्टेबलाइजेशन पाकिस्तान में अफगान सॉइल से जो हो रही है उसको वो काबू पाएँ, तो बड़ा अच्छा है। तो एक तो ये बात कि पेशरफ्त हो रही है जो अफगान हुकूमत है उनके मुताबिक, ठीक है, और बात आगे मुस्बत बढ़ रही है, ये उनका कहना है। पाकिस्तान की तरफ से बात ये ऑफिशियली तो नहीं, लेकिन ज़राए के बारे से बात आ रही है। तो जब तक ऑफिशियली कोई बात नहीं होती तो हमें दुआ करनी चाहिए कि मामला बेहतरी की तरफ जाएँ। दूसरी बात है, इवेंट्स बहुत हो रहे हैं हर तरफ, और आज प्रेसिडेंट ट्रंप जो है बड़े खुश हैं। और प्रेसिडेंट ट्रंप इसलिए खुश हैं कि वो जापान पहुँचे, और जापान पहुंचने से पहले उनको आप देखिए ना, वाशिंगटन से वो चले हैं एक तवील सफ़र करके, पहले वो कोलालमपुर पहुंचे हैं, फिर आसियान समिट उन्होंने अटेंड की है, फिर उसके बाद जो है वो आसियान समिट में उनको बड़ी कामयाबियाँ हासिल हुई हैं। देखिए ना, आसियान समिट में एक तो उनकी ये 4 मुल्कों के साथ ट्रेड डील्स हो गई, एक उन्होंने वो कंबोडिया और थाईलैंड की सुलह करवा ली, एक इसी दौरान चाइना और अमेरिका का जो फ्रेमवर्क था वो तैयार हो गया शी जिनपिंग से मुलाकात से पहले जो कि जुमेरात को होने जा रही है, और इसी दौरान जो है वो गज़ा में जो उनका पीस प्लान है 20 वो भी आगे बढ़ रहा है तेज़ी के साथ। देखिए उस पर अभी बात करते हैं। और उसमें साथ ही जो है वो इस दौरान उनके पास एक ख़बर आती है कि जनाब उनका एक दोस्त जो है हयार या हिबार जैसे भी उसको प्रोनाउंस करते हैं मुख्तलिफ अंदाज में लोग, मलिनी, वो जो कि अर्जेंटीना के सदर हैं, वो गैर मुतवक्को तौर पे इलेक्शन जीत गए बड़ी अक्सरियत के साथ। अर्जेंटीना के सदर, अच्छा, ये जो अर्जेंटीना के सदर हैं ये जो हैं ये प्रेसिडेंट ट्रंप के ज़ाती दोस्त हैं, और प्रेसिडेंट ट्रंप ने इनको अभी कुछ अर्सा पहले $40 बिलियन की इनको एड भी दी, ठीक है, मदद भी इनकी की, क्योंकि ये इकोनॉमिक क्राइसिस में चले गए थे। इनके मुल्क में इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया क्रिप्टो की तरफ ले जाने का, डॉलर के साथ लिंक करने का, वो बैकफायर हो गया। लेकिन ये है कि उसके बाद इनको प्रेसिडेंट ट्रंप ने इनको बेल आउट भी किया, सब कुछ हुआ सारा।
लेकिन इशू जो है वो ये है कि ये सारे जो अंदाजे थे, तज्जिए थे, बाकी उससे कहीं ज़्यादा बड़ी इन्होंने कामयाबी हासिल कर ली। तो प्रेसिडेंट ट्रंप के ये ज़ाती दोस्त भी हैं और प्रेसिडेंट ट्रंप ने फिर वहाँ से इनको एक सोशल ट्रूथ पे मैसेज दिया। फर्स्ट अगर हम दिखा सकें, बिग विन इन अर्जेंटीना फॉर जगियार मिलेनी और वंडरफुल ट्रंप। और इसलिए फिर उन्होंने कहा कि वो इसलिए जीते हैं कि ट्रंप ने इंडोर्स किया था, ट्रंप ने चूंकि हमायत की थी इसलिए वो जीते हैं। अच्छा, ये बड़ी हद तक दुरुस्त भी है क्योंकि प्रेसिडेंट ट्रंप ने इनको बेल आउट अभी किया 40 बिलियन से, तो ये जो है ये उसके नतीजे में ये जीते। ही इज़ मेकिंग अस ऑल लुक गुड, कॉन्ग्रेचुलेशन हैवियार। अच्छा जी, अब ये तो एक बड़ी कामयाबी हुई। उसके बाद जनाब वो आए बहुत बड़े मजमे से, उन्होंने रोलिंग स्टोन का गाना है आई एम द किंग ऑफ द लॉस्ट वर्ल्ड, वो उसके ऊपर उन्होंने फिर डांस किया उन्होंने भी, और मजमे से खिताब किया, डांस किया उन्होंने भी। उनका अपना स्टाइल है डांस करने का। प्रेसिडेंट ट्रंप को ये इसलिए पसंद आते हैं कि ये भी डांस करते हैं ना, ये भी म्यूज़िक के साथ इनका भी स्टाइल है ख़ास। तो इन्होंने भी डांस किया स्पेनिश में तकरीर करने से पहले। बहुत बड़ी तादाद में इनके चाहने वाले मौजूद थे अर्जेंटीना। और अब अर्जेंटीना की अहमियत बड़ी हो गई है, पहले भी है और अब भी हो गई है। और अब इसलिए अर्जेंटीना की अहमियत, वैसे तो हमेशा से अहमियत है, अब इस वक्त ज़्यादा इसलिए हो गई है कि प्रेसिडेंट ट्रंप को साउथ अमेरिका में या लैटिन अमेरिका में इस वक्त ज़रूरत है। बहुत से ममालिक की ज़रूरत है क्योंकि वेनेजुएला और कोलंबिया के साथ पेचा पड़ा हुआ है। तो अगर हम ये देखें सिर्फ ये अगर हम मैप देखें वहाँ पे कि ये अर्जेंटीना जो है वो मैप ऑफ अमेरिकाज देखें तो हमें इसमें अर्जेंटीना आपको बिल्कुल साउथ अमेरिका में ब्राज़ील और अर्जेंटीना ये बड़े ममालिक हैं। अगर साउथ अमेरिका का मैप देखें तो ये बड़े ममालिक हैं। वेनेजुएला, ब्राज़ील, अर्जेंटीना ये बड़े मुल्क हैं, ठीक है ना। और ये जो है इनकी फिर एक इम्पोर्टेंस वैसे भी है, लेकिन अमेरिका के लिए तो बहुत ही, क्योंकि ये इनका पूरा बैकयार्ड है ना पूरा अमेरिका का। तो इसमें ब्राज़ील के जो लूला दा सिल्वा हैं उनसे तो बातचीत उनकी हो चुकी थी पहले। ये मैप को थोड़ा सा हम साउथ में है बिल्कुल अर्जेंटीना ना, तो इसको अगर मैप को हम थोड़ा सा ऊपर करेंगे तो हमें एग्जैक्ट लोकेशन पता चलेगी। हम दिखाते हैं अपने नाज़रीन को। तो बिल्कुल साउथ में, बिल्कुल जनूब में अर्जेंटीना है, ठीक है ना। अर्जेंटीना बिल्कुल साउथ में है। हमें मैप को रोल करना पड़ेगा। थैंक यू जी, रोल करें इसको। बिल्कुल साउथ में है, साउथ में जी, ब्राज़ील से नीचे। जी अच्छा, ये तो अर्जेंटीना जो है ये बिल्कुल हमें साउथ में जो येलो हमें नज़र आ रहा है, ठीक है। अच्छा जी, तो इसमें अब यहाँ पर तो अर्जेंटीना में उनके लिए अहमियत ये है कि अगर हम सिर्फ इस मैप को देखें तो इसमें हमें वेनेजुएला नज़र आ रहा है जिनके साथ उनका पेचा पड़ा हुआ है। ब्राज़ील, ये लूला दा सिल्वा ब्रिक्स का, ठीक है। फिर उसके बाद आप यहाँ पे देखें तो वेनेजुएला के साथ तो कोलंबिया ऊपर कहीं, ठीक है। तो ये सारे मुल्क ऐसे हैं। यहाँ पर अब अर्जेंटीना में उनका जो आना है और जीतना है ये उनके लिए एक बहुत बड़ी बात है। लेकिन अर्जेंटीना के हवाले से 2-3 बातें इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। पहली बात तो ये है कि एक तो मैं आपको ये बताऊँ ना कि 2024 में यानी प्रेसिडेंट ट्रंप के आने से पहले, एक तो इन्होंने अभी दिए हैं ना पैसे, एक तो इन्होंने अभी दिए हैं और वो तो इन्होंने बेल आउट किया है और वो तो बिल्कुल ठीक है इनका बेल आउट। लेकिन उससे पहले अगर मैं 2024 में चला जाऊँ, अप्रैल 2024 में, तो उस वक्त प्रेसिडेंट बाइडेन की गवर्नमेंट थी, तो अर्जेंटीना को फॉरेन मिलिट्री एड भी दी थी अमेरिका ने। अच्छा, ये इंपॉर्टेंट बात है। ये मैं 7th यहाँ पे स्लाइड अगर कोट करूँ, यूनाइटेड स्टेट्स अनाउंसेस $40 मिलियन इन फॉरेन मिलिट्री फाइनेंसिंग, यानी एक उनके साथ डिफेंस पैक्ट भी अमेरिका करना चाहता है। अच्छा, फिर उसके बाद ये बड़ी इसकी बड़ी इम्पोर्टेंस इसलिए है
कि फिर जब डिफेंस पैक्ट इनके साथ अर्जेंटीना के साथ उन्होंने अनाउंस किया, तो साथ ही फिर अगर हम एड देखें तो यूरोप की भी मुख्तलिफ जो डिफेंस इंडस्ट्रीज़ हैं वो भी फिर अर्जेंटीना की तरफ हमें बढ़ती नज़र आ रही हैं कि F-16 तैयारों की मॉडर्नाइजेशन कैसे होगी, ये सारे मामलात होंगे। अच्छा, इसी तरह से मैं अगर ये 6 राइटर्स को कोट करूं तो 941 मिलियन 941 मिलियन की सेल F-16 तैयारों की भी अर्जेंटीना को अप्रूव की है। ये 2024 की बात है सारी, यानी प्रेसिडेंट ट्रंप के आने से पहले पहले अमेरिका जो है वो अर्जेंटीना के साथ डिफेंस पैक्ट भी कर रहा है। सही। लेकिन इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि अर्जेंटीना जो है वो नेटो का मेंबर भी बनना चाहता है। ये मैं 9th यहाँ पे कोट कर रहा हूँ, 2024 में अप्रैल में अर्जेंटीना ने पहला स्टेप ले लिया था। 9th स्लाइड अगर देखा, नेटो की प्रेस रिलीज थी कि अर्जेंटीना ने पहला स्टेप ले लिया था नेटो की पार्टनरशिप के लिए, पार्टनरशिप, मेंबरशिप, जो भी कहें। और ये जो है ये फिर 10th AP की को मैं कोट कर रहा हूँ, अर्जेंटीना आस्क्ड टू जॉइन नेटो। अच्छा, एक तो यूक्रेन सर पकड़ के बैठा हुआ है, उनकी यूक्रेन की मेंबरशिप हमें नेटो की दे दें, नेटो की वो लगे, लेकिन ये नेटो में आगे पहले स्टेप्स ये अर्जेंटीना नेटो की जा रहा है। लेकिन इतना आसान नहीं है, इतना आसान जो है वो नहीं है इनका जाना वहाँ पे, क्योंकि एक बहुत ज़बरदस्त जगह है वहाँ पे जो कि जिसका नाम है न्यूक्वेन। एक अर्जेंटीना में एक जगह है। अगर हम सेकंड दिखा सकें यहाँ पे मैप, तो नेक्वेन का इलाका है, और नेक्वेन का जो इलाका है वहाँ पर एक 2017 या 18 में गालिबन, मैं इसमें शायद थोड़ा सा डेट्स को ऊपर चेक कर दूँ, 2017 या 18 में। अच्छा, एक तो ये कि दूसरा बड़ा ट्रेड पार्टनर चाइना है अर्जेंटीना का, ठीक है, ट्रेड पार्टनर चाइना है। पहले तो मैं ये बात करूँ, अभी नक्शे पे आता हूँ। तो एक तो दूसरा ये है कि G20 समिट पे इनकी जो है जो हेगोर मेलिनी है, इनकी प्रीमियर शी जिनपिंग से ब्राज़ील में बड़ी लंबी मुलाकात हुई थी दोनों की, और बड़ी अच्छी मुलाकात हुई थी, ठीक है। और चाइना की इन्वेस्टमेंट्स हैं वहाँ पे, लेकिन चाइना की इन्वेस्टमेंट से ज़्यादा कुछ और भी है चाइना का वहाँ। और चाइना ने 50 साल की लीज पे अर्जेंटीना में उनका ये जो मैंने आपको जगह बताई ना, निकोएन, यहाँ पे उनका एक स्पेस स्टेशन है जिसके बारे में पेंटागन में मुख्तलिफ CIA कुछ और रिपोर्ट देती है, पेंटागन उसके बारे में कुछ और रिपोर्ट देती है, और वो टोटल चाइनी वहाँ को उन्होंने लीज पे एक बहुत बड़ा इलाका अर्जेंटीना में लिया हुआ है चाइना ने। यानी वो ऐसा नहीं है कि कोई प्रोजेक्ट है, कोई इन्वेस्टमेंट है, ऐसा नहीं है। एक जगह 50 साल की लीज पे चाइना ने ले ली है, वो चाइना की जगह है। वहाँ पर वहाँ एक स्पेस स्टेशन है, उस स्पेस स्टेशन में कितने लोग हैं, क्या काम करते हैं, कैसे रहते हैं, क्या वो उसके ऊपर CIA कुछ और कहती है, पेंटागन कुछ और कहता है, स्टेट डिपार्टमेंट कुछ और कहता है। वो बहरहाल एक मिस्टीरियस है मामला कि वो चाइना वहाँ पे कैसे मौजूद है। वो बेल्ट एंड रोड नहीं है, मैंने बताया वो बेल्ट एंड रोड नहीं है, वो जो है वो एक स्पेस स्टेशन है, और वो अर्जेंटीना में है। और अच्छा, अब ये जो है ये न्यूयॉर्क टाइम्स 17 को अगर देखें ना, तो इसको पढ़ें तो आपको अंदाज़ा होगा कि ये चाइना मौजूद है वहाँ पर किसी और, ये एक और प्रोजेक्ट है चाइना का, इसका बेल्ट एंड रोड से कोई ताल्लुक नहीं। 17 न्यूयॉर्क टाइम्स, ठीक है ना। और ये मैं 2018 की न्यूयॉर्क टाइम्स बता रहा हूँ। फ्रॉम अ स्पेस स्टेशन अर्जेंटीना, चाइना एक्सपेंडेड रीच इन लैटिन अमेरिका। ये 50 साल की लीज पे अर्जेंटीना में चाइना मौजूद है। ये मैंने कहा ना, कोई बेल्ट एंड रोड का हिस्सा नहीं है, कोई डिजिटल रोड का हिस्सा नहीं, कोई सिल्क रोड का हिस्सा नहीं, ये उन्होंने जगह ली और स्पेस स्टेशन बनाया हुआ है। अब इसका क्या करेंगे प्रेसिडेंट ट्रंप, या पेंटागन क्या करेगा, या मार्को रूबियो क्या करेंगे, एक कुछ चाइना मौजूद है वहाँ पे। और इसी को अगर फर्दर किसी ने इस पे देखना हो तो रॉयटर्स की बहुत एक डिटेल रिपोर्ट है इस पे 16th कि चाइनाज मिलिट्री रन स्पेस स्टेशन इन अर्जेंटीना इज़ अ ब्लैक बॉक्स। ये बड़ी डिटेल्ड एक रिपोर्ट ये 2018-19 में आई थी कि ये जो अर्जेंटीना में उनकी एक जगह का, इसकी आप पिक्चर्स देखें ना दूर से, ये बहुत बड़ी जगह है,
जो चाइना ने एक स्पेस स्टेशन, उनकी मिलिट्री, उनके सारे, ये अर्जेंटीना में मौजूद है अब। और ये 50 साल, इसको ऐसा नहीं है कि कुछ तिजारती माहदा है इसको ख़त्म कर दें गए हुए हैं। अब जो उनके नए प्रेसिडेंट ये जो जीते हैं, इनके लिए बड़ा मसला है कि ये चाइना से तो बिगाड़ नहीं सकते। चाइना की इन्वेस्टमेंट्स हैं, इनके जो फार्मर्स हैं वो सोयाबीन के मामला तय कर रहे हैं चाइना के साथ, और ये अमेरिका की तरफ है। तो अच्छा, अब इसमें जो है ये एक बड़ा इनका इम्तिहान होगा कि ये किस तरह जाते हैं। और कुछ अर्से पहले जो है ये हुआ, आज ही बल्कि ये आई है, चाइना डेली कह रहा है 13 अर्जेंटीना आई एक्सपेंशन ऑफ बीफ एक्सपोर्ट्स टू चाइना। और जो ब्यूनस आयरेस हेरल्ड है वो कह रहा है 12th बीजिंग ब्रेकअप, ट्रम्प वांट्स चाइना आउट ऑफ अर्जेंटीना। क्या इसको मिलाई जो अफोर्ड कर सकते हैं? और फिर उसके बाद जो है वो कुछ अर्से पहले जब फटा पड़ा ना, तो जो स्कॉट बेसेंट है वो गए अर्जेंटीना, उन्होंने जाके फॉक्स पे एक इंटरव्यू दिया वहाँ पर उसी दौरान में, और सारी बात हुई। तो चाइना ने फिर उसके बाद अमेरिका पर इल्ज़ाम लगाया कि ये आप बुली कर रहे हैं, जो है वो जो कमेंट्स दे रहे हैं आप अर्जेंटीना के बारे में। उन्होंने कहा था कि हम यहाँ से चाइना को बाहर, ये जो है हम चाइना को बाहर करना चाहते हैं, अर्जेंटीना में चाइना नहीं रहे। तो मैं ब्लूमबर्ग कोट कर रहा हूँ। ये अर्जेंटीना जो है ना इस वक्त ये पूरी, ये अब फंसे हुए हैं कई मुल्क ना, लेकिन उसमें अर्जेंटीना को मुबारकबाद तो दे रहे हैं प्रेसिडेंट ट्रंप, लेकिन ये प्रेसिडेंट ट्रंप की अब ये ब्लूमबर्ग 14 चाइना एक्यूजेस ऑफ यूएस ऑफ बुलिंग आफ्टर बेसेंट अर्जेंटीना कमेंट्स। उनके कमेंट्स ये थे कि यहाँ से चाइना को चले जाना चाहिए, हम यहाँ पे ज़्यादा चाइना को रहने नहीं देंगे। स्कॉट बेसेंट बड़े एक्टिव, ये गए भी थे अर्जेंटीना, इन्होंने सारे वहाँ पे डील्स वगैरह भी की थी। और वॉल स्ट्रीट जर्नल ने अभी 1-2 रोज़ पहले फिर ये पूरा एक उनका तफसीली ऑपेड है 15th, द यूएस इज़ ट्राइंग टू ड्राइव अ वेज बिटवीन अर्जेंटीना एंड चाइना। तो अर्जेंटीना जो है ना ये अब दरमियान में कहीं फंसा हुआ है। वो यूएस के ऊपर भी, वॉल स्ट्रीट के बैंक्स के ऊपर भी रिलाई कर रहा है इकोनॉमी के लिए। चाइना जो है वो बिल्कुल साथ है, चाइना मौजूद है अंदर, उनका स्पेस स्टेशन भी है, फिर उनके जो फार्मर्स हैं वो सोयाबीन, वो मामला अपने तय करें। लेकिन इस दौरान ये उनके जीत गए। ये एक और बड़ी अनएक्सपेक्टेड, क्योंकि इकॉनमी का क्राइसिस सारा कुछ तो ये निकल गया। अब ये कैसे उसको मेंटेन करते हैं, ये इनका इम्तिहान है। तो इनको फतह पे हमारी तरफ से मुबारकबाद हो। बड़ी एक वहाँ पे ट्रिकी सिचुएशन बनी हुई है पॉलिटिकल, और उसमें जाहिर है कि अर्जेंटीना की वैसे भी बड़ा मुल्क, ज़बरदस्त मुल्क है। तो लेकिन ये मुल्क इस वक्त चूँकि वहाँ पे लैटिन अमेरिका में क्राइसिस चल रहा है, वेनेजुएला का और कोलंबिया का, तो इसलिए इसमें मज़ीद अहमियत होगी। बहरहाल प्रेसिडेंट ट्रम्प जो है वो जापान पहुँच गए। जापान पहुँचने के बाद रॉयल उनका शाहाना इस्तकबाल हुआ। ये सारी अच्छी खबरें उनको मिल गई, मेरा दोस्त जीत गया अर्जेंटीना में, और टैरिफ हो रहे हैं, और जुमेरात को मुलाकात हो रही है शी जिनपिंग से, ठीक है ना। जुमेरात बिल्कुल जो है वो सर पे खड़ी है। 2-4 दिन के बाद जुमेरात को शी जिनपिंग से उनकी मुलाकात हो रही है साउथ कोरिया में। और जापान वो पहुंच गए। तो जापान के जो फर्मर हैं उन्होंने, जो बादशाह हैं उनके 2019 से, और ये 7वीं सदी कब्ल मसीह से बादशाह चल रही है चाइना, सॉरी जापान में 7वीं सदी कब्ल मसीह से। तो एक उनके बादशाह हैं, लेकिन उनके जो बादशाह हैं वो कोई 260वें बादशाह या ऐसे उनका जो नंबर है, बादशाह मुस्तकिल है, लेकिन उनके बादशाह जो हैं वो उनका बस बहुत इज़्ज़त है उनकी, और वो जो है वो कमांडर इन चीफ भी नहीं है। मतलब उनका एक बिल्कुल अलामती सा, चीफ एग्जीक्यूटिव भी नहीं है, बिल्कुल एक अलामती उनका उहदा है, लेकिन बहुत इज़्ज़त वहाँ पे की जाती है। और जब ये सरेंडर भी हुआ था, जापान ने सरेंडर किया था, पहली जंग अजीम में जापान अमेरिका के साथ था। ये बड़ी अजीब सी बात है। दूसरी जंग अजीम में तो जापान पे हिरोशिमा और नागासाकी में न्यूक्लियर गिरा दिए थे ना। पहली जंग अजीम में अमेरिका के साथ था जापान। जब ये बड़ा कम जिक्र आता है। अगर हम देखें ना, ये उस ज़माने के ये फ्लैग देखें, ये थर्ड जो है, ओल्ड ग्लोरी एंड द अलाइज, तो इसमें जो अलाइज हैं अमेरिका के, उसमें जापान भी है। पहली जंग अजीम में जापान अलाय था। ये जर्मन्स के ख़िलाफ़, जापान जर्मन्स के ख़िलाफ़ था, अमेरिका के साथ था। लेकिन दूसरी जंग अजीम तक आते आते जो है वो हालात बिल्कुल बदल गए, ये हालात चेंज हो गए। तो उस वक्त के मैं बाप जिक्र कम आता है जापान का, क्योंकि मेन जाहिर है कि उस वक्त ये बड़ी क़ुव्वतों, बड़ा उभर के सामने नहीं आया था। लेकिन फिर ये हुआ है कि वो जब इनका पेचा पड़ा चाइना के साथ, ये 31 में 37 में,
1931 37 दरमियान में। तो उस वक्त फिर ये हुआ कि वो बिल्कुल फिर वो दूसरी साइड पे जापान चला गया, और फिर पर्ल हार्बर के बाद तो बिल्कुल ही सूरत हाल चेंज हो गई। फिर अमेरिका ने आके न्यूक्लियर वेपन्स गिराए और फिर उसकी जंग ख़त्म हुई, और जापान का जो सरेंडर था उसको फिर चाइना अपनी फतह के दिन के तौर पे मनाता है। ठीक है ना, ये ऐसे ही है ना, जो भी ग्रैंड परेड हुई थी और सारा, तो जापान का सरेंडर। तो जापान वो पहुँचे, जापान उनका जो है वो छठा बड़ा ट्रेड पार्टनर भी है। और लेकिन सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि जो जापानीज़ जो प्राइम मिनिस्टर हैं सुनाई तकाशी, तो वो जो हैं वो कल उनसे मुलाकात करेंगी, और उनके ऊपर जो है वो 25% टैरिफ लगा दिया था। चंद रोज़ पहले हम ये बात डिस्कस कर चुके हैं काफ़ी तफसील से कि अमेरिका ये कह रहा है कि जहाँ जहाँ हमारी फ़ौजें मौजूद हैं उनका ख़र्चा भी तो दो। जी, हमने डिस्कस किया था इस प्रोग्राम में गालिबन कि जहाँ हमारी फ़ौजें मौजूद हैं उनका ख़र्चा भी तो दो। तो ये है कि 25% से फिर 15% पर वो टैरिफ इस कंडीशन पे ले गए कि $550 बिलियन की जापान इन्वेस्टमेंट करेगा अमेरिका में, $550 बिलियन। अच्छा, अब ये $550 बिलियन की जो इन्वेस्टमेंट होगी, ये न्यूयॉर्क टाइम्स 18th जापान डील्स विद प्लेइंग विद ट्रम्प इन 550 बिलियन 18th, यानी सबसे बड़ा अलाय है, लेकिन वो उनको 550 की इन्वेस्टमेंट करनी है। अब नई प्राइम मिनिस्टर ने फैसला करना है इसके मुताबिक कि कैसे करें। ये तो पुरानी एडमिनिस्ट्रेशन की फैसला कर गई थी, तो अब मैं यहाँ पर आई हूँ तो मैं कैसे 550 बिलियन भी देने हैं, फिर वो डिफेंस का खर्चा भी बढ़ाना है, फिर ट्रंप को कैसे। अच्छा, तीनों जगहों पे वो मौजूद है ना, वो आसियान में भी होंगी, वो प्रेसिडेंट ट्रंप से कल मुलाकात भी करेंगी, उनकी मेज़बान भी हैं, और फिर वो एपेक की जो समिट आ रही है शी जिनपिंग वाली, उसमें भी वो वहाँ पर भी जाएंगी, साउथ कोरिया। तो ये अब एक बड़ा जापान के लिए, एक बड़ा उनकी प्राइम मिनिस्टर के लिए। अच्छा, ये थोड़ी सी जो हॉक भी हैं, चाइना हॉक हैं, और ये जो है ये इसीलिए वहाँ पे जो प्रेसिडेंट लाई हैं उन्होंने इनको मुबारकबाद भी दी। और ये कुछ अर्सा पहले 22 जापान फॉरवर्ड, ये जब ये प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट नहीं हुई थी, 22 स्लाइड यहाँ पे, तो इन्होंने कहा था आई लव ताइवान। ये इन्होंने ये ताइवान भी गई थी और ताइवान का इन्होंने पसंद भी करती हैं ताइवान को, और ये चाइना के हॉक भी हैं। तो और उधर तो अब ये भी एक इशू है बहुत ज़्यादा कि भाई अब ये किस तरह से बैलेंस करेंगी, क्योंकि वो तो शी जिनपिंग से मिलने जा रहे हैं। अच्छा, वहीं पर जहाँ पर ये मुलाकात हो रही है, यहाँ वहाँ पर ये भी होंगी। मतलब कई मुल्कों की पोजीशन बिल्कुल ही अजीब हो गई है। प्रेसिडेंट ट्रंप जो हैं वो शी जिनपिंग से मिल रहे हैं, और सारे मामला ट्रेड के तय हो गए हैं उससे पहले। रेयर अर्थ के हवाले से भी तय हो गया मामला, टैरिफ डील सारा सब तय हो गया। अब मुलाकात के लिए वो कह रहे हैं कि मैं मिलना है फ़ौरन। और प्रेसिडेंट ट्रंप जो हैं उन्होंने एक और बात की है, उन्होंने ये कहा है कि मुझे अगर यहाँ पर रुकना पड़ा, अपना दौरे एशिया अगर मुझे तवील करना पड़ गया, अगर फौरी तौर पे ऐसे हुआ कि मुझे यहाँ रुकना पड़ गया 1-2 दिन, तो मैं रुक जाऊंगा और एक शख्स से मिलके जाऊंगा। वॉशिंगटन पोस्ट 36, ट्रंप ओपन टू एक्सटेंडिंग एशिया ट्रिप। 36 एशिया ट्रिप को बढ़ा सकते हैं, किससे मिलने के लिए? किम जोंग उन से मुलाकात के लिए एशिया का ट्रिप एक्सटेंड भी कर सकते हैं वो। फॉक्स न्यूज़ 37, ट्रंप सेज कि ही विल बी विलिंग टू एक्सटेंड एशिया ट्रिप। अगर कोई जल्दी नहीं है कि मैं 30 को ही मिलना है शी जिनपिंग से तो मैं वापस चला जाऊं, और नहीं मैं रुक सकता हूं आराम से, कोई इशू नहीं, कुछ भी नहीं है मसला। मैं रुकूंगा अगर वो नॉर्थ कोरिया वाले अगले दिन, उसके बाद एक्सटेंड करने को तैयार हूँ, मिल के जाऊँ। तो ये बड़ी इम्पोर्टेंट बात है। और उसके बाद वो बुलाने भी जा रहे हैं मारा लेगो में, क्योंकि वो शी जिनपिंग को मिलेंगे तो दावत देंगे आने की, तो फिर शी जिनपिंग भी आगे से कहेंगे ना आप भी चाइना आए, तो ये तो दौरा तय हुआ है, तो वो उनको मारा लेगो आने की दावत, ये मतलब कि दोनों तरफ के दौरे हो रहे हैं। और दरमियान में मैं आपको बताऊँ, वो पुतिन से मुलाकात भी कहीं तय है, वो भी कैंसिल नहीं हुई है, हम पहले भी बात कर चुके हैं, वो भी कहीं चल रही है। ये मुलाकात बड़ी ज़बरदस्त होगी और इसमें एक दूसरे को दावत देंगे, और दावत देने के बाद दोनों मुल्क एक दूसरे के सरबराहान जाएंगे। कई मुल्क फारिग हो गए हैं बीच में,
मैंने आपसे कहा ना जापान की अजीब पोजीशन है इस वक्त, ये क्वाड भी नहीं है, वो चाइना हॉक भी हैं, ठीक है ना, वो जो हैं वो अब डिफेंस पर, अच्छा 15 बेसिस हैं यहाँ पे। 7 साल तो मैकार्थर आ गए थे ना, तो उन्होंने तो सरेंडर के बाद यहाँ पे कुछ होने ही नहीं दिया था, वो तो बिल्कुल ही अमेरिका के अंडर रहा था। फिर उसके बाद के न्यूक्लियर एम्ब्रेला में चला गया। जापान के पास तो बहुत पावर नहीं है अपनी डिफेंस की, वो 15 उनकी बेसिस हैं, अगर ये हम मैप दिखा सकें 15 उनकी फौजी बेसिस हैं, और 55,000 जो है वो एक 50,000 एक 55,000, 50 नहीं मेरे ख्याल है 55,000, इस पे शायद फिगर्स 50 है, मेरे पास 55 है। बहरहाल तो 50,000 भी लगाएं तो 50,000 तो फौज है उनकी यहाँ पे, पूरे के पूरे जो जापान में तो 50,000 फौज है, मुस्तकिल मौजूद है, कब से, वो सरेंडर से लेके अब तक, वो 1945 से लेके। तो ये फौज अब किसके खिलाफ है? इस फौज का खर्चा, इस फौज के, ये फौज जो है वो क्या करेगी, क्या, बहरहाल एनीवे। तो चाइना से तो मुलाकात होने जा रही है उनकी, तो अब वो डिफेंस का खर्चा किससे लड़ना है? चाइना से लड़ना है, चाइना से तो डील हो रही है। नॉर्थ कोरिया से लड़ना है, नॉर्थ कोरिया से तो बात हो रही है। तो मुल्क फंस गए बीच में, क्वाड का क्या बना, इसका क्या बना, उसका क्या बना, तो ये मतलब वो ना कोई बात कर सकते हैं, अच्छा जी वो, तो मतलब एक अजीब पोजीशनिंग जो है ना, बड़ी इस वक्त कई मुल्कों की बड़ी ख़राब हुई है कि उनको समझ नहीं आ रहा कि हम क्या करें इस वक्त। जी, ब्रेक के बाद उससे डिस्कस कर लेते हैं। एक साहब हैं, उनका नाम है आप ज़रा वक्फा लें, उसके बाद उनका तारुफ करवाता हूँ। वो बड़े अमजद शावा, अमजद शावा से ज़रा तारुफ करवाते हैं, वक्फा लें। अमजद शावा। नाज़रीन वापस आते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। डॉक्टर साहब, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब भी सऊदी अरब के दौरे पर हैं, उनका ये दौरा कितना इंपॉर्टेंट? शहबाज शरीफ साहब का दौरा, ये वहाँ पे फ्यूचर समिट हो रही है, और भी रहनुमा वहाँ पे आ रहे हैं बहुत से, और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब जो हैं वो जॉर्डन, इजिप्ट, शायद किसी और मुल्क का भी वो दौरा करें, बहुत इवेंट्स हो रहे हैं। और इसमें जो एक बात मैंने यहाँ पे अभी कुछ देर पहले मैंने यहाँ पे जिक्र किया था कि ये जो डेवलपमेंट्स हैं, तो अहमद शावा का मैंने यहाँ पे जिक्र किया था। अहमद शावा ये इंसानी हकूक़ की तंजीमों के बड़े उनसे बड़े वाबस्ता हैं, फ़लस्तीनी हैं, गज़ा में मौजूद हैं, काफ़ी अरसे से, तवील अरसे से पूरी वहाँ पे कोशिश करते रहे हैं इस पूरे अरसे में कि वहाँ पे जो लोग ज़िंदा मौजूद हैं, बेशुमार तो शहीद हो गए जो इंसानी हकूक़ की तंजीमें वहाँ पे काम कर रही थी। तो ये जो हैं ये दरमियान में बाहर भी निकलने में निकले, ये जब कुछ अरसे के लिए वापस सामान लेके अंदर जा रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं। तो ये कोई आप समझें कि 90 की दिहाई से ये जितनी NGOs हैं दुनिया भर की, एक मरहले पे तो ये कुछ 96 NGOs इनके अंडर आ रही थी, जो इनके अंदर बहुत इनकी इज़्ज़त है। और ये जो है ये वहाँ पर खुराक, अद्वियात और उस हवाले से इनका बहुत काम है, इंसानी हकूक़ के हवाले से। ये जो है ये इनके ऊपर तैयार हो गए सारे फ़लस्तीनी कि ये जो वहाँ पर एक फ़लस्तीनी टेक्नोक्रेटिक सेटअप आएगा उसके ये सरबराह होंगे। सही। तो इनके नाम पे इत्तेफाक हो गया। तो अमजद शावा जो हैं हमारी उनके लिए नेक तमन्नाएं, अगर इनका नाम हतमी तौर पे आ जाता है सामने, अनाउंसमेंट हो जाती है, लेकिन एक जो बात है वो ये है कि जो इनका यानी ये बहुत ही अजीब सी बात है। ये पहले तो मैं बताऊँ ना आपको कि ये अगर हम 23rd इनका हम पोर्टफोलियो देखें तो ये PNGO के 23rd ये डायरेक्टर भी रहे हैं वहाँ पे, और ये पूरा एक नेटवर्क है, फ़लस्तीनियन नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन नेटवर्क, ये 1990 की दिहाई से उसको हेड कर रहे हैं, 1990 की दिहाई से गज़ा में और ख़ास तौर पे। लेकिन इनका जो नाम है बकौल यरूशलेम पोस्ट, इनका नाम जो है वो 25th इनका नाम जो है वो हमास की तरफ से दिया गया है। सही।
ठीक है। और अब और वो हमास की तरफ से नाम दिया गया, अब किसी का तो नाम देना है ना, किसी को इस पे फ़लस्तीनी अथॉरिटी को भी इतराज़ नहीं है, किसी को इतराज़ नहीं है, क्योंकि एक NGO और इंसानी हकूक़ के हवाले से इस पे इमदाद के हवाले से काम करते रहे। तो ये जो है ये वहाँ पर जो टेक्नोक्रेटिक सेटअप तय पा रहा है वहाँ पे, उसके ये सरबराह के तौर पे इनका नाम आ गया। बोर्ड के अरकान में इस तरह से हो रहा है कि आधे नाम जो है वो हमास सजेस्ट कर रही है, आधे नाम जो है वो फ़लस्तीनी अथॉरिटी और बाकी सारे ग्रुप्स। लेकिन ये है कि इस वक्त तो ये है कि बस ऐसे लोग जो अच्छे जो मदद करें वहाँ पे उनका नाम रखा है। अच्छा, जॉर्डन के जो किंग अब्दुल्ला हैं, उन्होंने जो BBC का प्रोग्राम है पैनोरामा, उसको एक इंटरव्यू दिया है, काफ़ी तवील इंटरव्यू दिया है, लेकिन वो इंटरव्यू बड़ा इम्पोर्टेंट है। और वो 27 में कोट कर रहा हूँ, उन्होंने ये कहा है कि इंटरनेशनल ट्रूप्स यानी अरब ममालिक की जो फ़ौजें हैं, इंटरनेशनल ट्रूप्स उन्होंने कहा वो जो हैं वो गज़ा में पीस इन्फोर्स नहीं करवा सकती। ये बड़ा इंपॉर्टेंट बयान है उनका। वो कहते हैं कि कंट्रीज वुड रिजेक्ट बीइंग आस्क्ड टू इन्फोर्स पीस इन गज़ा इफ डिप्लॉयड अंडर ट्रम्प सीज़फायर प्लान। What is the mandate of security forces inside of Gaza? And we hope that it is peacekeeping, because if it's peace enforcing, nobody will want to touch that. अच्छा, अब यहाँ पर हम रोक के इसको ज़रा समझें कि क्या बात। वो ये कह रहे हैं कि जो फ़ौज इस्लामी मुल्कों की जाएगी या अरब मुल्कों की जाएगी गज़ा में, वो पीस कीपिंग का काम तो कर सकती है, लेकिन वो पीस इन्फोर्स कैसे करवाएगी? वहाँ पर क्या हमास के लोगों से और बाकी फ़लस्तीनियों से वो लड़ाई इन्फोर्समेंट हम नहीं कर सकते। कोई मुल्क, अरब मुल्क, इस्लामी मुल्क वहाँ पे इन्फोर्स करने के लिए नहीं भेज सकते आप पीस कीपिंग के तौर पे ज़रूर भेज सकते हैं। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है ना। अच्छा, इन्फोर्स नहीं करें, उसको पीस कीपर के तौर पे भेजें, ठीक है। अच्छा, इसी को जो है वो अरब न्यूज़ ने फिर इसको पिक किया 29th। कंट्रीज विल रिजेक्ट पीस इन्फोर्सिंग इन गज़ा। पीस इन्फोर्स हम नहीं करवा सकते कि हम असला छीने, लोगों को पकड़े। हम पीस कीपर हैं। अगर अरब मुल्क और इस्लामी मुल्क जाएंगे तो पीस इन्फोर्सर नहीं होंगे। ये नहीं होगा कि असला हम छीन रहे हैं और ये सारा। अच्छा, फिर उसके बाद जो रोया न्यूज़ है उसने फिर इसी इंटरव्यू को डिटेल में थोड़ी सी बात की। 31 उन्होंने कहा है कि जॉर्डन, इजिप्ट, बाकी मुल्क फ़लस्तीनियों को फ़लस्तीनी ही जो हैं उन्हीं को वहाँ पर ट्रेनिंग भी दे सकते हैं, मदद भी दे सकते हैं। उनकी वो पुलिसिंग वो करेंगे, मकामी पुलिस होगी, हम उसको दूर से बैठ के देख के और हम जो है उनको एज ए पीस कीपर मौजूद होंगे, लेकिन हम पक्का इन्फोर्स नहीं कर सकते। वो फ़लस्तीनियों का काम है। और अगर आपको पुलिस की ट्रेनिंग चाहिए तो वो हमसे करवा लें, तुर्किया से करवा लें, सऊदी अरेबिया से करवा लें, पाकिस्तान से करवा लें, इंडोनेशिया से, किसी से करवा लें वो, लेकिन होंगे फ़लस्तीनी। बाहर के मुल्कों को आप हमास के सामने खड़ा ना करें जाके। ये जो उनका स्टेटमेंट है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। और ये टाइम्स यूके का बड़ा, उन्होंने भी इसी को फिर किया है कि 26 कि किंग ऑफ जॉर्डन वॉन्स अगेन इन्फोर्सिंग गज़ा पीस डील। इन्फोर्सिंग नहीं करें, वो बड़ी ज़बरदस्त बात की। उन्होंने कहा है कि अरब नेशन विल रेजिस्ट रनिंग अराउंड गज़ा ऑन पेट्रोल विद वेपन्स। अरब मुल्क वेपन्स लेके उनको मत कहें कि आप घूमते रहो गज़ा के अंदर, इस्लामी मुल्क वेपन्स लेके किसके अगेंस्ट? जबकि जो है वो 5000 इंटरनेशनल फोर्स तो जा रही है, लेकिन वो ऑलरेडी तैयार है फ़लस्तीनी। वो फ़लस्तीनी ही अपने घरों की करेंगे ना। हम ठीक है साइड पे रह के वो पीस कीपर हम बैठ सकते हैं, मगर हम उनको कैसे पकड़ेंगे जाके? हम पुलिसिंग कैसे करेंगे दूसरे मुल्कों के लोग? तो ये सारी बात उन्होंने सारे ही अरब ममालिक और इजिप्ट और सबके ब्याह पे किंग ऑफ जॉर्डन ने आज BBC को इंटरव्यू में बड़ी क्लैरिटी के साथ बड़ा बहुत वजन है इस बात में कि दूसरे मुल्कों की फ़ौज वहाँ कैसे जाएगी और वो जाके फ़लस्तीनियों से क्या असला छीनेगी या उनको मारेगी। तो इन्फोर्समेंट के लिए नहीं, पीस कीपिंग के लिए हम जाने को तैयार हैं। और बाकी आप फ़लस्तीनी जो हैं उनको हम ट्रेन भी कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन हम फ़लस्तीनी पे हाथ नहीं उठाएंगे, असला नहीं उठाएंगे। तो बड़ा ये ज़बरदस्त जो है उनकी एक बात है। दूसरी जो बात है वो कि सीरिया
इस मरहले पे शाम, जी अहमद शरा ने वो मुतालबा कर दिए जो पाकिस्तान की तरफ से हुआ था 1967 की बाउंड्रीज हमें वापस चाहिए। अहमद शरा, और ये जहन में रखें कि अहमद शरा जो है वो पाकिस्तान और पाकिस्तान के अलावा मेरा ख्याल है और भी मुल्कों ने ये बात की थी कि 67 गोलान की पहाड़ियाँ जो हैं हमें वापस गोलान की मुकम्मल पहाड़ियाँ चाहिए, उसके बगैर किसी किस्म की बातचीत आगे बढ़ेगी नहीं। ये सारा जो हो रहा है ये तो फ़लस्तीनियों के साथ आप कर रहे हैं ना, जो सीरियंस के साथ किया है वो तो अलग है, सीरिया तो अलग है ना। सीरिया के साथ जब आप बात करेंगे तो अलग करेंगे, ऐसा सीरिया बात करेंगे आप, तो वो तो अभी तो फ़लस्तीन से आप बात कर रहे हैं ना, हमास से कर रहे हैं, आप फ़लस्तीनी अथॉरिटी से करें, जिससे करें यहाँ सीरिया का पूरी गोलान की पहाड़ियाँ सारी की सारी चाहिए। और ये जो है ये एक बड़ा झटका लगा है इस वक्त नेतन्याहू हुकूमत को, इसराइल को। ये मैं 28 कोट कर रहा हूँ, और वो ये कह रहे हैं 28 जो इसराइल, वो ये कह रहे हैं कि जी ये तो अहमद शरा तो बड़ा अच्छा आदमी था, ये तो हमारे हाथ में था, इसको अरब मुल्कों ने, इस्लामी मुल्कों ने प्रेशर डाल के इसको, इस बेचारे को बड़ा मजबूर किया, मजबूर होके अभी हमसे गोलान की सारी पहाड़ियाँ मांग रहा है। मतलब बातें सुने आप नेतन्याहू की, और इनके अभी मैंने कहा ना ये टोटल फारिग हो गए इससे। अब वो ही कह रहा है, अहमद शरा ये कह रहे हैं, वो सऊदी अरबिया भी आ रहे हैं, आज केयर स्टेमर पहुँचे तुर्की, और वो तुर्किया पहुँचे, वो उनके जो यूरो फाइटर्स वगैरह डील हो रही है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि केयर स्टेमर पहुँचे हैं और वो अंकारा में वो एयर बेस पे उन्होंने लैंड किया इंस्टेड ऑफ द एयरपोर्ट, तो वो फौजी अंदाज में पहुँचे हैं। तो तुर्किया फुल एक्टिव। अब वो इशू ये है सारा कि वो उधर से अभी वो सारे मामले तय करके इधर से कि अच्छा ये गोलान इधर है, इधर उन्होंने कहा तो गोलान किसने कहा है गोलान, अभी तो बात ही नहीं, गोलान की पहाड़ियाँ तो हमारी हैं 67। तो अभी बहुत से लोगों को समझ आ रहा है कि पाकिस्तान का जो स्टांस था और कई मुल्कों का जो स्टांस था, वो जैसे मैंने आपसे कहा जॉर्डन ने एक बात कर दी सबके बिहाफ पे, एक बात पाकिस्तान ने कर दी थी सबके बिहाफ पे, एक बात किसी ने कर दी सब, वो सब के सब इस वक्त मुल्क एक हैं, और अल्टीमेटली उन्होंने फेंटा लगाना है नेतन्याहू का। सही, वैसे लगाने की जरूरत है नहीं, ऑलरेडी वो ट्रक के नीचे जा चुका है। वो चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ अमेरिका के, वो तशरीफ ला रहे हैं, यानी अमेरिका की फौज के सरबराह तशरीफ ला रहे हैं इसराइल, और वो भी वहाँ पे अपने हेडक्वार्टर का दौरा करेंगे। जी बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। नाज़रीन, इसके साथ ही आज का प्रोग्राम अपने इख्तिताम को पहुँचा, मुझे सुमेरा सलीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद जी डॉक्टर साहब, अपने दोस्तों रिश्तेदारों बिरदोनवा के लोगों को सब ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।